Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the free oscillation, damped oscillation and forced oscillation. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मुक्त दोलन क्या होते हैं, अवमंदित दोलन क्या होते हैं और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रणोदित दोलन क्या होते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन यानी प्रणोदित दोलन। तो सबसे पहले देखते हैं मुक्त दोलन, free oscillation। So whenever any body oscillate up to infinite time of interval with the constant amplitude, that type of oscillation are known as free oscillation। यानी जब कोई वस्तु निश्चित आयाम या नियत आयाम के साथ साथ अनंतकालीन यानी अनिश्चित समय या अनंतकालीन समय तक दोलन करते हैं तो ऐसे दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं। इसमें क्या चीज फिक्स रहती है? आयाम, एम्पलीट्यूड, ये क्या होगी? कांस्टेंट होगी, नियत, और टाइम क्या होगा? समय अनंतकालीन, इनफाइनाइट। ओके, तो ये कंडीशन होती है फ्री ऑसिलेशन की। मीन्स व्हेनेवर एनी बॉडी ऑसिलेट अप टू इनफाइनाइट टाइम ऑफ इंटरवल विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट्स टाइप ऑफ ऑसिलेशन आर नोन एज फ्री ऑसिलेशन। यानी जब कोई वस्तु निश्चित आयाम के साथ साथ अनंतकालीन समय तक दोलन करती है तो ऐसे दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हम इसी में से देखते हैं अवमंदित दोलन या डैम्प्ड ऑसिलेशन। अवमंदित दोलन, तो ये क्या होते हैं? यानी जब कोई वस्तु दोलन करती है तो उसके आयाम एक निश्चित क्रम में घटते जाते हैं और घटते घटते एक स्थिति ऐसी आती है कि घटकर आयाम शून्य हो जाता है। इस प्रकार के दोलन कि उनका आयाम घटते घटते शून्य पर पहुंच जाए अवमंदित दोलन कहलाते हैं। Whenever any body started the SHM, then its amplitude decreases continuously, and such a condition comes whenever its amplitude become zero. So, in this way, the method of this, whenever amplitude decreases and becomes zero, this type of oscillation are known as damped oscillation। देखते हैं ये कैसे होते हैं, इस तरीके से, और डिक्रीज करते करते जीरो पर आ जाते हैं। तो ये जो है ऐसे ऑसिलेशन ये होते हैं डैम्प। ठीक है ना। और यहाँ पर जो नेट फोर्स होता है F इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डैम्प, जहाँ एफ आर की जो वैल्यू होती है माइनस के एक्स और एफ डी की जो वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल माइनस बी होता है, या माइनस यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट लेते हैं बी बी या माइनस बी डी एक्स बाई डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m इंटू ए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी। सबको एक तरफ कर दीजिए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर इक्वेशन हो जाएगी डैम्प्ड ऑसिलेशन की। अब देखते हैं इसमें कि जो फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ओमेगा डैश इक्वल टू होता है अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, वेयर ये भी इसकी इक्वेशन आ जाएगी। एम्पलीट्यूड जो होता है ए ई टू रेज पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, और एनर्जी जो होगी इसकी E इक्वल टू, ये एनर्जी है ऊर्जा, इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है ना। और डैम्प्ड के लिए स्पेसिफिक कंडीशन, अवमंदन के लिए विशेष स्थिति जो होती है वो होती है बी अपॉन अंडर रूट के एम लेस देन 1 फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अवमंदन के लिए ये इसकी विशेष स्थिति आ जाएगी डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है ना। अब हम देखते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन मतलब ये है
प्रणोदित दोलन। तो देखिएगा ऐसा क्या है कि ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑसिलेशन कर रहा है ऐसे, ये तो ये इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा कह सकते हैं सी, ठीक है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। लेकिन जैसे हम इसमें कोई बाह्य बल लगा करके दोलन कराते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, फिर ऑसिलेशन कराएं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, डिफॉर्मिंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डी। और जब ओमेगा सी और ओमेगा डी इक्वल हो जाएंगे तो वही स्थिति होती है अनुनाद यानी रेजोनेंस। ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, प्राकृतिक आवृत्ति जो कहते हैं, प्राकृतिक आवृत्ति, और ये बाह्य बल आवृत्ति, ठीक है ना, डिफॉर्म फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। तो जब कोई वस्तु दोलन करती है तो वो अपनी प्राकृतिक आवृत्ति से दोलन कर रही होती है, लेकिन जैसे ही इस पर बाह्य बल लगा देंगे तो अब इसके दोलनों का क्रम बदल जाएगा। तो बाह्य बल लगाने से उसकी बाह्य बल आवृत्ति के माध्यम से किसी वस्तु को दोलन कराया जाए तो ऐसे दोलन फोर्स्ड ऑसिलेशन या प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। Whenever any body oscillate by any applying external force or external frequency, that type of oscillation are known as forced oscillation, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम मान लेते हैं कि जैसे ये कोई EQ सिस्टम है, यहाँ पर जिसको हम ऑसिलेशन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हम डिस्कस करेंगे दो P1 P2 पॉइंट हैं जहाँ पर कि मास n कर दिए गए हैं। ये P और Q पॉइंट है या ये मास है, इनकी लेंथ l है और इनको किसी बाह्य बल आवृत्ति से दोलन कराते हैं। तो इसमें जो है इसकी कंडीशन बन जाएगी F = FR + FT + F जो एक्सटर्नल है वो, तो ये हो जाएगा, सारी वैल्यू रख दीजिए, m d2x/dt² - kx + b dx/dt + f0 cos ω/dt। सारी वैल्यू भूल जाइए, d2x/dt² + b dx/dt + kx = f0 cos ω/dt। ये आ जाएगी इसकी पर्टिकुलर इक्वेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन की। अब इसके लिए जो एम्पलीट्यूड होता है A आएगा f0/√m² ω/2 सो यहाँ कंडीशन हो जाएगी व्हेन ω=ωd, देन A की वैल्यू आ जाएगी f0/ωd, इतनी आ जाएगी, तो 0 हो जाएगी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेटिंग कंडीशन की बात आ जाएगी। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब कर्व ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये एम्पलीट्यूड है और ये फ्रीक्वेंसी है इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके के कर्व आएंगे। ये अनुनाद की स्थिति के लिए रेजोनेटिंग कंडीशन बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 मतलब कहने का अवमंदन, शून्य अवमंदन बोल सकते हैं, यहाँ शून्य अवमंदन, ठीक है ना। यहाँ पर कम होंगे और यहाँ सबसे ज्यादा अधिक होंगे, मैक्सिमम, लो एंड 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस कंडीशन के लिए ये स्थितियां, ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर कह सकते हैं 0 डैम्प, यहाँ पर लो डैम्प एंड मैक्सिमम डैम्प, ठीक है ना। ये इनके कर्व होंगे और रेजोनेंस कंडीशन के लिए, ठीक।